भाई पढ़ाई हो गई है, आप किसी का कहीं से आ गया तो मेरे को बता दो, टान देगा उसका। पर मेन थिंग ये करिए कि ऑफ कैंपस भी कॉल लाइए, भोजन का कॉल आते ही हो जाता है काम, तो कॉल लाने का पूरा वो रखिए, चाप रखिए कि कॉल कैसी भी करके तुम्हारे पास आए। अब निशा अग्रवाल कोई भी है, कॉल आ गया तो हम फिर वो थोड़ा टान टान के हो जाता है, चीज समझ में आया ना। तो मोटा मोटी आ गया, खाली कैंपस के ऊपर रिलाई मत करिए। मेरा नेट यूज हो रहा है क्या? नेट का कोई इशू है जो बोल रहा था? आवाज आ रहा है मेरा? एक मिनट। पूरा आ रहा है। हाँ तो मैं, आवाज आ रहा है क्या मेरा? हाँ सर। निशा अग्रवाल आवाज आ रहा है? हाँ सर, आ रहा है। अभी आप लोग कॉल लाने का कोशिश करिए, ग्रुप में एक बार लिख दीजिए आई एम इन सब्जन। कॉल कैसे भी करके आप लाने का कोशिश करिए ऑफ कैंपस। मेल आईडी दी है, वो दी है, अग्रेसिव होके अप्लाई करिए। मैंने बहुत सारा दिया भी है कॉल, तो सबका आ रहा है, तो वहां से कॉल लेके आइए पहले, कैसे भी करके समझिए ना, कॉल आ गया तो थोड़ा इजी हो जाएगा काम करना। अब आप पढ़ाई नहीं तो कॉल नहीं आएगा फिर क्या करेंगे? कॉल लाना जरूरी है ना, तो इंटरनल ऑडिट, स्टेट ऑडिट, हर जगह से कॉल लाइए। कॉल हमने दी थी एक्सेल सीट, नहीं मिला तब दे देगा, उसमें जाके उनको कॉल करिए, उनको बोलिए प्लीज हेल्प मी इन गेटिंग रेफरल, ऐसे करके हर जगह जितना भी एग्रेसिव, बिकॉज डोंट रिलाई ओनली ऑन द कैंपस, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। समझिए ना, कॉल लेके आइए, यही चीज है। ठीक, ऑडिट प्लानिंग में क्या क्या चीज होगा, जल्दी जल्दी। ऑडिट प्लानिंग में क्या क्या चीज बोलना है, दिलीप फटाफट बताइए। कॉल लेके आइए, कॉल लेके आइए, काम जल्दी होगा। कॉल फटाफट अप्लाई करिए, वो हो गया आपका। दिलीप बताइए क्या क्या चीज होगा ऑडिट प्लानिंग में, फटाफट। Audit planning is done based on the knowledge of the client business and past experience with the client business, and necessary timing and extent of the audit procedure is determined under audit planning. And a risk of material misstatement is also determined under the planning level. And overall audit strategy is developed based on the audit plan. एनालिटिकल प्रोसीजर्स, मेटेरियलिटी चेकिंग, और फिर आपका बाद में नेचर एनालिटिकल प्रोसीजर, वी डू वेरिएंस एंड रेशियो एनालिसिस। द वेरिएंस एनालिसिस वी आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंट अकाउंट्स। वेरिएंस जब आप करेगा तो आपको सिग्निफिकेंट अकाउंट्स पता चल जाएगा जिसमें वेरिएंस से ज्यादा। अकाउंट्स मतलब क्या होता है, मान के चलो सेल्स इज एन अकाउंट, परचेज इज एन अकाउंट, दिस इज एन अकाउंट, दैट इज एन अकाउंट, ये सब अकाउंट्स है। तो आपको पता चल जाएगा, जब वेरिएंस एनालिसिस करेगा तो आपको पता चल जाएगा कौन सा अकाउंट में कितना माथा लगाना है। फिर उसके जब अपने जब वेरिएंस एनालिसिस किया तो आपको सिग्निफिकेंट अकाउंट पता चला, और आपको पता चल गया नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी कंडक्टेड। मान के चलो सेल्स है तो पता चल गया इसमें वेरिएंस ज्यादा था, इसमें ज्यादा मात्रा लगाना है, बस। और उसके बाद क्या करना है, सिग्निफिकेंट अकाउंट्स, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। और क्या था, मेटरलिटी लेवल्स हो गया, कीवर्ड्स, रैप हो गया। रैप क्या होता है, फुल फॉर्म? रिस्क रैप असेसमेंट। प्रोसीजर। कंट्रोल टेस्टिंग। System रैप में क्या क्या चीज होगा, व्हाट विल यू चेक इन रैप, व्हाट विल यू चेक इन रैप? inquiries, observations. रैप में आप बिजनेस का रिस्क, ऑडिट रिस्क, अनयूजुअल ट्रांजेक्शन्स वगैरह चेक करते हैं, ठीक है। तो रैप में अब क्या क्या चेक करता है, कोई पूछता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, तो बिजनेस में क्या रिस्क है, टाटा स्टील है क्या रिस्क है बिजनेस में, स्विगी है क्या रिस्क है, दिमाग लगाओ क्या रिस्क होगा स्विगी का। एक एयरलाइन स्विगी का कंपनी क्या जोमेटो। रिस्क है, एक एयरलाइन कंपनी क्या रिस्क है, तो बिजनेस का रिस्क देखेगा रैप में। ऑडिट का रिस्क देखेगा कि ऑडिट में कोई रिस्क था, लास्ट टाइम कुछ था, कुछ सैंपल में नहीं हुआ, कुछ ऐसे अनयूजुअल ट्रांजेक्शन तो नहीं था, ये सब आपको रिस्क देखना है। तो रैप आप करता है, तो रैप रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स लगाता है, और भी पढ़ लीजिएगा ऐसे 315। तो आपको बेसिकली कीवर्ड्स क्या है, एनालिटिकल प्रोसीजर्स, रैप, सिग्निफिकेंट अकाउंट, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर चेक करना है, ठीक है। कंट्रोल टेस्टिंग, कंट्रोल टेस्टिंग में क्या क्या करेगा, कंट्रोल में क्या क्या चेक करेगा, जल्दी बताओ। कंट्रोल टेस्टिंग में क्या होता है, दो ही चीज होता है कंट्रोल में। निशा अग्रवाल क्या होगा कंट्रोल टेस्टिंग में? एग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी देखेंगे। कंट्रोल टेस्टिंग में क्या होगा, नहीं, कंट्रोल में दो चीज चेक करता है, इंटरनल कंट्रोल में क्या चीज होता है वो? सर, हम लोग देखते हैं कि इंटरनल कंट्रोल्स जो है वो इफेक्टिव है कि नहीं, टू प्रिवेंट डिटेक्ट करेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। कीवर्ड क्या है उसका, कीवर्ड बताइए। व्हाट इज द तीन रिस्क इंटरनल है कंट्रोल? सर। मनीष इनहेरेंट माथुर, रिस्क। दो कीवर्ड है कंट्रोल टेस्टिंग में जो डिजाइन एंड यूज करते इम्प्लीमेंटेशन, हैं। ऑपरेटिंग हाँ, इफेक्टिवनेस इंटरनल। राइट। डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। डिजाइन में आपको बेसिकली वर्क थ्रू करता है, फिर अभी जन को पूछा है ना, उसको पूछा वर्क थ्रू कैसे होगा, फिर बोला वर्क थ्रू, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल, और क्या बोलता है, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस।
तो आपका ये पार्ट ऑपरेटिंग हो गया, आपका इफेक्टिव। ऑडिट प्लानिंग का ही पार्ट हो गया। ऑडिट प्लानिंग में पहले तो आप बिजनेस के में जाने का, वेरिएंस एनालिसिस करेगा, सिग्निफिकेंट अकाउंट देख लिया, वो सब करके नेचर टाइमिंग एक्सटेंड निकाल लिया, रैप कर लिया। रैप में क्या, बिजनेस रिस्क, ऑडिट रिस्क, ये सभी अनयूजुअल ट्रांजेक्शन देख लिया। कंट्रोल टेस्टिंग, कंट्रोल टेस्टिंग क्या होता है? कंट्रोल टेस्टिंग बहुत ईजी है, आपको बता रहा है, आपको एकदम याद हो जाएगा। आप लैपटॉप खरीदने जाता है शॉपिंग मॉल में या कहीं पर भी जाएगा, तो आप लैपटॉप के पास जाएगा तो पहले तो आदमी को पूछेगा इसका लैपटॉप का फीचर बताइए, ये लैपटॉप दूसरा लैपटॉप देखिए, पूरा फीचर जानेगा। वो फीचर को जानने को समझा रहा है आपको, उसको क्या बोलते हैं? वॉक थ्रू। वॉक थ्रू, उसको बोलेगा वॉक थ्रू। पहले समझ रहा है, चीजों को समझ रहा है, प्रोसीजर जान रहा है, वो जान रहा है, दैट इज कॉल्ड वॉक थ्रू। परचेज है तो परचेज वाला आदमी आके जो आपको समझा रहा है कि पीआर ये रेस करता है, पीओ ये रेस करता है, यहाँ से ये जीआरएन पास हो रहा है, वो हो रहा है, प्रोसेसेस बता रहा है, उसको वॉक थ्रू बोलता है, विच इज वेरी मच रिक्वायर्ड इन ऑडिट कंट्रोल टेस्टिंग में। उसके बाद आप क्या करेगा? डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। अब आपने लैपटॉप खरीद रहा है तो वो आपको बोलेगा कि हमको ये फीचर आपको दिखा, हमको टेस्ट करके दिखाइए, आई वांट टू चेक दिस फीचर। मान के चलिए लैपटॉप में आप टच स्क्रीन है, टच स्क्रीन है तो आई विल चेक दिस, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कोई अपने कोई भी सामान खरीदने जाता है तो आप एक पूछता है ना, आई विल चेक वंस दिस, डेमो चाहिए। कोई क्लास भी खरीदता है, डेमो दीजिए, एक डेमो दीजिए, डेमो क्लास, कुछ भी आप लोग तो डिजाइन चेक कर रहे हैं, कंट्रोल डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। मतलब आप लोग ऑडिट का टर्म्स में मैं बोलूं तो ऑडिट में क्या है, आपने वॉक थ्रू करवाया परचेज का, तो जब आप परचेज का वॉक थ्रू कर लिया, आपने वो समझा दिया पूरा अपना परचेज का, उसके बाद आप बोलेगा हमको एक सैंपल बेसिस में आप दिखाइए कि आप जो बोल रहे हैं उसमें हम कितना ट्रस्ट करें अपने आपके ऊपर में। दैट इज कॉल्ड कंट्रोल डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। डिजाइन चेक कर रहा है उसका, कि डिजाइन सही है, कि जो बोल रहा है उसमें हम रिलाई कर सकते हैं क्या। और ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस क्या हो गया? व्हाट इज ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, निशा अग्रवाल? सर की कंट्रोल जो है वो इफेक्टिव है कि नहीं रिस्क को मिटिगेट करने के लिए। अब आपने लैपटॉप को घर में ले गया, आपने लैपटॉप को घर में ले लिया। अब जब घर में ले लिया उस टाइम तो एक बार सैंपल में एक ही, आप तो ऐसे तो नहीं है कि आप जब दुकान के पास जाता है कि उसको पूरा तंग कर लिया, जहाँ तंग करेगा बोलेगा नहीं हम अभी नहीं वो आप एक दो सैंपल ही चेक करता है उधर में। अब आप घर में ले गया तो आपको दिखा भाई प्रॉब्लम बहुत है लैपटॉप में, या कोई फ्रिज खरीदने के, मोबाइल महंगे ही प्रॉब्लम है, थ्रू आउट दिया कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा। अब जाके बार बार उसको तंग करता है, सैंपल ज्यादा चेक करता है, इसको बोलते हैं टेस्ट ऑफ ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। अगर मैं ऑडिट का भाषा में बोलूं तो पहले तो वॉक थ्रू होता है, वो समझाता है, समझाने के बाद एक तो सैंपल मांग के चेक कर लिया हाथों हाथ। बाद में ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस थ्रू आउट डे होता है, तो उसमें 40-50 सैंपल ले लिया। अभी सैंपल आप किस बेसिस में लेगा? ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल, जब जो लेगा वो ऑन द बेसिस ऑफ क्या लेगा? सैंपल ज्यादा कब लेता है, कम कब लेता है, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू विल टेक सैंपल्स? दिमाग लगाएगा रिस्क मटेरियल स्टेटमेंट। रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट, आपको लगा रिस्क ज्यादा है, रिस्क कम है, तो रिस्क देखते हुए आप सैंपल्स ले लिया। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ द कंट्रोल टेस्टिंग। कोई पूछ लेगा कंट्रोल टेस्टिंग में क्या करता है? 3 चीज करता है, वॉक थ्रू, और फिर उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज कंट्रोल डिजाइन एंड ऑपरेटिंग इफेक्ट। इम्प्लीमेंटेशन, और फिर आपको टेस्ट ऑफ ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। आप कोई भी सामान जब खरीदने जाता है ये सभी करता है बेसिकली, वॉक थ्रू, कंट्रोल डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन, और घर जाके आप ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस वगैरह थ्रू आउट द ईयर उसको चेक करते हैं। तो यही चीज आपको यहाँ पर में याद रखना है। इससे सिंपल एग्जांपल हम दे नहीं सकते, इससे बहुत टफ हो जाता है आदमी को समझाना, इससे इजी कुछ हो ही नहीं सकता है। तो मैं एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ। वो पूछेगा हाउ विल यू स्टार्ट एन ऑडिट, तो ऑडिट कैसे स्टार्ट करेगा? तो ऑडिट जब स्टार्ट करेगा तो उसमें 3-4 चीज ही होता है। ठीक है, हाउ, ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है, याद रखना। ये कर ले तो आपका हो ही गया, 1 मिनट रुकना। तो हाउ विल यू स्टार्ट एन ऑडिट? तो पहले तो क्या, प्री एंगेजमेंट एक्टिविटीज, एलओई, ये सब साइन होता है मैनेजमेंट के ऊपर में, आप बिजनेस के बारे में आइडिया लेगा। तो एक आपको यहाँ पर और लिख सकता है, हम ऐड कर देते हैं कि बिजनेस का नॉलेज लेगा, बिजनेस का एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ेगा, एनुअल रिपोर्ट्स, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, बिजनेस का अंडरस्टैंडिंग करेगा, रेवेन्यू मॉडल सब कुछ जानेगा। ठीक है, रेवेन्यू मॉडल तो बिजनेस के बारे में पूरा पढ़ना है आपको पहले, तो वही बिजनेस के बारे में पढ़ेगा, क्या लास्ट टाइम कौन ऑडिट किया था, द लास्ट टाइम हु वाज द ऑडिटर, हु वाज द ऑडिटर, ऑडिटर ऑब्जर्वेशंस, तो ऑडिटर का ये सब नॉर्मली आप लोग की जब ऑडिट स्टार्ट करते हैं आप लोग ऐसे ही करते हैं, आपने जो किया वही बताना है यहाँ पर, और कुछ एक्स्ट्रा तो बताना नहीं है। ये जो वेरिएंस एनालिसिस होता है ये बेसिकली सीएफएम में नहीं होता है, मैं भी जानता हूँ, वेरिएंस एनालिसिस ज्यादा करके नहीं होता है। तो वेरिएंस एनालिसिस में बेसिकली एनालिटिकल प्रोसीजर, आप वेरिएंस निकालते हैं। बेसिकली आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगा, आप जब जाता है तो आप फाइनेंशियल मांगते हैं, तो उसको फाइनेंशियल दीजिए, तो आपको क्या बोलता है अकाउंटेंट, क्या बोलेगा आपको पता है? फाइनेंशियल मांगेगा तो क्या बोलेगा वो? अभी रेडी नहीं है, यही तो बोलेगा, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? क्या बोलेगा? कभी आप ऑडिट करेगा तो वो क्या बोलेगा? आप जाते ही उसको फाइनेंशियल्स मांगेगा, अपना फाइनेंशियल्स दीजिए हमको एक्सेल फाइल में, फाइनेंशियल्स मांगेगा, मांगेगा कि नहीं मांगेगा? वो क्या बोलेगा? क्या बोलेगा वो? आप जब जाएगा ऑडिट में पहले टाइम कभी भी जिंदगी में गया होगा तो वो फाइनेंशियल्स मांगेगा, और अकाउंटेंट क्या बोलेगा? अभी आपने अपडेट नहीं किया हो, यही तो बोलता है जनरली, क्या बोलता है वो? दे देता है आपको हाथों हाथ ही,
अब डेटा मांगते हैं, डेटा दे देता है, लीजिए, बहुत कम केस में होगा, डेटा नहीं देगा हाथों हाथ, राइट। तो अब आप क्या करेगा फिर उसके बाद, व्हाट विल यू डू? ऑडिट स्टार्ट नहीं करेंगे, क्या करेंगे आप, क्या करेंगे, दिलीप क्या ऑडिट करेंगे बेंचमार्क आप? से शुरू कर देते हैं। हाँ, वो तो वही करेंगे वही आप, करते उससे हैं। जो भी, आप जो भी डेटा दिया है उसको बोलो फरवरी तक हुआ है, जो भी हुआ है आप जो भी है आप हमको दो। आप जो मान के चलो उसका फरवरी तक रेडी है, तो फरवरी का डेटा भी मांग लेगा, फिनेंशियल्स दो फरवरी तक, हम इसको एक्स्ट्रापोलेट कर लेगा। एक्स्ट्रापोलेट मतलब 11 महीना का इतना सेल है तो 12 महीना का कितना होगा, दिमाग लगा लेंगे खुद ही, प्रोजेक्शन कर देंगे पूरे प्रोजेक्शन कर डेटा की। लेंगे, मोटा मोटी प्रोजेक्शन करके अपना वेरिएंस एनालिसिस। आपका वेरिएंस एनालिसिस 2 टाइम होता है, याद रखना। जो एनालिटिकल प्रोसीजर होता है 2 टाइम होता है। निशा अग्रवाल बताइए कब कब होता है? ये सब एनालिटिकल प्रोसीजर्स एक इनिशियल स्टेज में होता है, प्लानिंग स्टेज में, और एक बाद में और होता है, एक एक एग्जीक्यूशन का स्टेज स्टेज में में होता होता है है, जो बिफोर क्लोजर का ऑडिट। स्टेज में होता है। तो जब प्लानिंग स्टेज में होता है तो उस टाइम जो फिनेंशियल्स होता है वो ऐसे कोई रेडी नहीं होता है। फिनेंशियल या तो वो रेडी करके दिया तो ठीक है, तो उसमें फिगर तो कुछ ना कुछ चेंज तो करेगा ना वो तो सब कुछ तो सही करके देगा, तो तुम ऑडिट क्यों करा रहा है? कुछ तो गलती करेगा ही। गलती तो करेगा ही, फिनेंशियल्स तो रेडी रहेगी एकदम नहीं है, उसको कुछ ना कुछ गलती करेगा। जो भी किया है उसका बेसिस पे हम लोग है ना एक वेरिएंस एनालिसिस करता है। वेरिएंस क्यों करता है हम लोग? और अगर 11 महीना का दिया तो क्या करेगा, उसको एक्स्ट्रापोलेट कर ले। एक्स्ट्रापोलेट मतलब समझ रहे हो ना? कोई नहीं समझ रहा है बोलो भाई, एक्स्ट्रापोलेट नहीं समझ रहा है। एक्स्ट्रापोलेट मतलब इंट डिवाइड बाय 11 इंटू 12 डिवाइड बाय 10 इंटू 12, यूनिटरी मेथड, समझ लो। बस वो करके आपने निकाल के वेरिएंस निकाल दिया। वेरिएंस क्यों निकालते हैं हम लोग? वेरिएंस क्यों निकाल रहे हैं हम लोग? एपी क्यों कर रहे हैं? वाई वी आर डूइंग एपी? जितिन थॉमस, जितिन थॉमस, एपी क्यों कर रहे हैं हम लोग, एनालिटिकल प्रोसीजर्स? यस जितिन थॉमस। हाँ हाँ, हेलो। हाँ जी बोलिए, एपी क्यों कर रहे हैं हम लोग? Analytical procedure, right? राइट। Yes, you're right. We use it for testing the accuracy of the transactions, like account balance and all. So ये सब पूछेगा भाई, ये सब में फट analytical procedure जाएगा। include हम्म। test of details and इसलिए बोल रहा सुन लीजिए, ये सब ही पूछेगा। आप लोग पूरा ऑडिट एरिया पढ़ के जाएगा, वो पूछेगा हाउ यू स्टार्ट एन ऑडिट, ऊपर में आपको विल गेट बैक टू यू। पहले आप जाएगा, बिजनेस का नॉलेज लिया, अकाउंट्स पढ़ लिया, फिर अपने से फाइनेंशियल्स मांगेगा। देखो हम जो दे रहे हैं ना, आदमी 3.5 4 लगा लगा के ऑडिट में नहीं सिखाता है। वो लोग ने पेपर बनाना सिखाते हैं बस। ऑडिट कैसे प्लान होता है, कैसे स्टार्ट होता है, कोई नहीं बताता है। कोई नहीं बताता है प्लान कैसे होता है, स्टार्ट कैसे होता है, ये सब चीज कोई बताता ही नहीं है। पैसा देने के आदमी नहीं बताता, बता आपको। और वो ये तुमको वहां पर जॉब में जाएगा ना, ऑन द जॉब भी कोई नहीं सिखाएगा। तुमको पेपर दे देगा, पेपर बनाते रहो, जिंदगी भर पेपर ही बनाते रह जाते, 2 2 साल 3 3 साल। प्लान कैसे स्टार्ट करेगा कोई नहीं बताने वाला है। समझो चीज को, जब कोई बता रहा है तो बेसिकली आप जब जाएगा उसे बोले, आप पहले तो बिजनेस अंडरस्टैंडिंग ले लिया, उसके बाद आप फिनेंशियल्स पकड़ेगा, फिनेंशियल्स बोलेगा क्लाइंट कि फाइनेंशियल्स इज नॉट रेडी, तो जो भी है दीजिए, जो भी फाइनेंशियल दिया उसको एक्स्ट्रापोलेट कर लेगा। यू विल एक्स्ट्रापोलेट द डेटा। एक्स्ट्रापोलेट मीन सिंपल, अगर 11 महीना का फाइनेंशियल दिया, उसको 12 महीना का फाइनेंशियल यू विल मेक। कैसे करेगा? 11 महीने का सेल्स अगर 5 लाख है, तो 12 महीने का सेल कितना होगा, 5.5 लाख होगा। मोटा मोटी हिसाब तो निकलना आता ही है। तो जो भी फाइनेंशियल्स देगा, जितना भी डेटा दे दिया, उसको एक्स्ट्रापोलेट करके आपको 12 महीना तक लाना है, पहला मान। फिर उसके क्या करेगा, उसके बाद यू विल डू वेरिएंस एनालिसिस। वेरिएंस निकालेगा, सेल में इतना वेरिएंस आ रहा है, परचेज में इतना वेरिएंस आ रहा है, इसमें इतना वेरिएंस आ रहा है। अब ये जो वेरिएंस आ रहा है, इसका आपको माथा लगाना है, भाई सेल में इतना वेरिएंस आ रहा है, तो सेल में इतना वेरिएंस आ रहा है, तो सेल इज में सिग्निफिकेंट अकाउंट। बेसिकली क्या होता है, सीए फॉर्म में क्या होता है, आप लोग क्या करते हैं हमको पता है। सेल रजिस्टर मांगता है, जाके वाउचिंग टक टिक 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 टिक, दिस इज कॉल्ड हाँ सीए फॉर्म सर, में। यही ऐसे ही होता है, करते थे। यही तो करता है भाई। ये ऐसे नहीं होता है, बिग फोर वगैरह में ऐसे नहीं होता है। बिग फोर में ऐसा नहीं होता है। पहले तुम्हारा एनालिटिकल प्रोसेस तुम भी नहीं करेगा, तुमको तो देगा एग्जीक्यूशन वाले काम देगा, वहां भी बता रहा है। ये सब हाई लेवल में जाके होता है, पर तुम बता देगा, वहां पर खुशी हो जाएगा वो सामने वाला। खुशी करना है तो ऐसा चीज बताएगा तो खुशी होगा। तो तुम एपी करता है, एपी करता है मैनेजर का, तुम बोला सीनियर को असिस्ट किया था एपी करने में, मेरा सीनियर का तुम असिस्ट किया था, तो प्रोसीजर बता देगा, खुशी हो जाएगा। तो एपी करके तुमने वेरिएंस निकाल दिया। वेरिएंस जैसे निकाला, उसको पता चल गया, जो भी एएम है वो एपी करके दिया। अब वो जाके पार्टनर को देगा, वो पार्टनर को देगा। पार्टनर बोलेगा भाई सेल इज अ रिस्की एरिया, परचेज इज रिस्की एरिया, अब इसमें ज्यादा मात्रा लगाना है। ये सेल का आदमी जितिन थॉमस को देगा, परचेज का आदमी मनीष माथुर को देगा, ये अदर एक्सपेंसेस इसको दे देते हैं, इस लेस रिस्की एरिया है। अब वहां पर मैं आप वो बता भी देगा, इसमें इतना मात्रा लगाना है, इसमें इतना मात्रा लगाना है, इसमें। इसको बोलते हैं वेरिएंस एनालिसिस, इसलिए हो रहा है
एनालिटिकल प्रोसीजर इसलिए लगाया जा रहा है। एक और चीज आप करेगा, आप जब वेरिएंस निकाला, सेल में कुछ लग रहा है भाई भयंकर ही वेरिएंस है, 20% से इंक्रीज हो रहा है, 30% इंक्रीज, 50% इंक्रीज हो रहा है सेल, उसको बोलेगा भाई तेरा डेटा सही है ना, तो डेटा तो गलत नहीं दे दिया ना, बोला ना डेटा तो सर एकदम सही है, तो भाई इतना कैसे सेल बढ़ सकता है तेरा, हाउ कैन द सेल कैन इंक्रीज सो फास्ट। तो आप जाके मैनेजमेंट को पूछेगा, दिस इज कॉल्ड एपी, बोलेगा, वो बोलेगा कि दिस इज अ वन टाइम इवेंट बिकॉज ऑफ द सेल हैज इंक्रीज्ड, हो सकता है कुछ वन टाइम इवेंट के कारण, तो वो आप अपना नॉर्मलाइज कैपिटल निकालेगा। इसलिए मेरे पास एफडीडी में भोजन बोलता है ऑडिट से एफडीडी जाना है, एफडीडी जाना है, भाई ऑडिट में वर्क पेपर्स बनाता है, वो वर्क पेपर ही बनाया है ऑडिट में। एफडीडी में एनालिटिकल प्रोसीजर्स ज्यादा करके जरूरी होता है, एनालिटिकल स्किल देखता है कोई भी आदमी, तो ज्यादा करके एनालिटिकल स्किल के कारण ही एफडीडी में लगता है। तो अगर जो एनालिटिकल प्रोसीजर नहीं किया ना जीवन में, उसका नहीं लगेगा एफडीडी, ट्रांजेक्शन एडवाइजरी वगैरह में। तो ऑडिट से स्टार्ट करें, तुमको वर्क पेपर ही देगा कोई भी आदमी बनाने के लिए, पर तुम अगर एनालिटिकल ब्रेन दिखाएगा ना कभी भी जिंदगी में, और तुम देखेगा भाई इस बार सेल इतना था, इस बार इतना सेल हुआ, क्यों हुआ, क्या कारण से हुआ, ये डेटा कितना बढ़ा, तो अगर पार्टनर को कोई कोई बताएगा तो वो इंप्रेस होगा तुमसे कि तुम खाली वर्क पेपर बनाने का काम नहीं कर रहा है, तुम वर्क पेपर से ऊपर जाके तुम उसको बता रहा है भाई क्यों हुआ, क्या हुआ, किस कारण से हुआ, उसको तुम उस सवाल पूछ रहे, क्वेश्चनिंग माइंड होना पड़ेगा, तो वो तुमको बताया ऐसे करके तुम्हारा ये जब वेरिएंस एनालिसिस हो गया, दिस इज द पार्ट ऑफ ऑडिट प्लानिंग। उसके बाद तुम्हारा सिग्निफिकेंट और नेचर टाइमिंग एक्सटेंड, फिर रैप करता है, रैप में क्या होगा, रैप में क्या करता है, बिजनेस का रिस्क देखता है, ऑडिट का रिस्क देखता है, ऑडिट में क्या क्या रिस्क हो सकता है, बिजनेस का रिस्क देखेगा, ऑडिट, ऑडिट में क्या है, सीआईडी, सीआईडी, सीआईडी हम नहीं बोल रहे, कंट्रोल डिटेक्शन, और रेवेन्यू रिकॉग्निशन रिस्क, और एक और रिस्क होता है मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल, मैनेजमेंट रेट ऑफ ओवर कंट्रोल, ये सब आपको बताना है। बिजनेस का रिस्क सही है, इसका रिस्क है, बस हो गया काम खत्म, रैप हो गया। आपने क्या क्या किया, आपने पहले बिजनेस का अंडरस्टैंडिंग लिया, एनुअल रिपोर्ट पढ़ा, बहुत कुछ पढ़ लिए, तो आपको भी पता है ये भी थोड़ा खेल सकता है। प्रॉब्लम ये वाला नहीं बताएगा कि आपने फाइनेंशियल्स लेके उसका वेरिएंस एनालिसिस में हेल्प किया सीनियर को, ये बताना सबसे जरूरी है। वेरिएंस एनालिसिस किया, सिग्निफिकेंट अकाउंट देखा, नेचर टाइमिंग एक्सटेंड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर देख लिया, उसके बाद रैप किया। रैप इज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। इफ यू से दिस वर्ड्स ना, आई एम टेलिंग यू, आपका अगर ये सब चीज तुमको पूछ लिया, तुमने ये सब बता दिया, नहीं इतना खुश हो जाएगा वो सामने वाला, थ्रू आउट ग्रिल कर सकता है वो, देखा इतना बताया, वो तो वो चाहिए। फिर रैप किया, रैप करके ये सब चीज किया, गोइंग कंसर्न वगैरह भी थोड़ा बहुत मोटा मोटी मार दिया। कंट्रोल टेस्टिंग, कंट्रोल टेस्टिंग क्या किया, कंट्रोल टेस्टिंग क्या होता है, वॉक थ्रू, डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। ऑपरेटिंग वॉक थ्रू, डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन, ऑपरेटिंग, वॉक थ्रू करके प्रोसीजर समझा, कुछ कुछ प्रोसेसेस का, ये सब चीज किया। और एक सैंपल पकड़ के, आप मान के चलो आपको परचेज का डिपार्टमेंट मिला, तो परचेज आपने देख लिया, वो उसको देख लिया, वो उसको देख लिया, ऐसे करके परचेज का वो किया। कंट्रोल डिजाइन में एक सैंपल देखा, टेस्ट ऑफ ऑपरेटिंग में ज्यादा सैंपल देख के आपने और देर चेक कर लिया, ये हो गया कंट्रोल टेस्टिंग। उसके बाद क्या पॉइंट है, उसके बाद तो कोई पॉइंट ही नहीं है, बस ये सब ही। उसके बाद एग्जीक्यूशन करेंगे सीधे फील्ड वर्क में जाके, आप ऑडिट ऑडिट शुरू कर देगा, वर्क पेपर बनाएगा, लास्ट में जाके क्लोज करता है। क्लोज कैसे करता है ऑडिट को, हाउ टू डू क्लोजर ऑफ ऑडिट, क्वेश्चन आ जाता है, हाउ टू डू रिपोर्टिंग, कारो रिपोर्टिंग शेड्यूल 3, कारो रिपोर्टिंग शेड्यूल 3, शेड्यूल फाइनेंशियल्स को, आप फाइनेंशियल्स में कुछ भी गलती होकर रखा, वर्क पेपर बनाया, आप हो जाए तो वर्क पेपर ही समझता है, वर्क पेपर बनाने से थोड़ी ना हो, वर्क पेपर में कुछ ना कुछ गलती भी तो किया होगा। अब आपको एज एन, ये जो क्लोजिंग वाला काम है ये भी असिस्टेंट मैनेजर वगैरह को देता है आपको। जब फ्रेशर आप जब सीए ज्वाइन करेगा, आपको वर्क पेपर ही देगा। अगर आपने देखा भाई कैपेबिलिटी ज्यादा है इसको, तो सब कुछ आता है, तब उसको क्लोज करने के लिए देगा। अब प्लानिंग और क्लोजर हमेशा एएम या मैनेजर ही करेगा, मैनेजर तो कुछ ही नहीं करेगा, हम आपको बता रहा है। मैनेजर तो बहुत केसेस में वो खाली बोलता है, असिस्टेंट मैनेजर को देगा, कितना हुआ, 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 हो गया डेडलाइन। वो बस मैनेजर को बहुत क्लाइंट देके रखता है ना, मैनेजर को एक क्लाइंट नहीं देकर, कितना हुआ, कितना हुआ, कितना हुआ, वो मतलब वो ट्रैकिंग वाला काम है। सबसे ज्यादा तो काम करता है डिप्यूटी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर लोग ही करता है, तो वो प्लानिंग में भी हेल्प करता है। हमें नहीं बोला मैनेजर, मैनेजर को क्लाइंट से पैसा लेना है, वो लेना है, क्लाइंट के ऊपर बहुत प्रेशर रहता है मैनेजर के ऊपर में, तो उसको बहुत सारा वहां से लेना है, वो थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से देख लिया, रिव्यू करने वाला काम करेगा आपका, वर्क पेपर रिव्यू कर लिया। तो जो ये वाला काम जो है आपको जो क्लोज करने वाला, वो ज्यादा करके एएम लेवल का ही हमने देखा ज्यादा करके आदमी करेगा। तो यहाँ पर मैं क्लोज में आपको कारो रिपोर्टिंग शेड्यूल 3, फिर आपका जो जो भी अकाउंट्स में गलती हुआ है, तो फाइनेंशियल्स को अपडेट करवा के मैनेजमेंट को बोलेगा ये फाइनेंशियल्स को रेडी करके दो, ये सब चीज आपको बताना है। ये सब बताइए एकदम 100% ले लेगा तुमको, ये सब चीजें उसको बताना है। हम फाइनेंशियल्स को देखेगा, शेड्यूल 3, डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर वगैरह होता है ना शेड्यूल 3 में, ये सब चीजें उसको बोलना है। तो ये चीज आदमी बता नहीं पता, आजकल ये लोग अंदर अंदर डीप जा रहे हैं, तो ये सब चीज बताते हैं। ये सब चीज कोर्स करके नहीं बताने वाले, ये सब हम कितने कोर्स देख ले, वो लोग आपको प्लानिंग नहीं बताएगा, क्लोजर नहीं बताएगा, वर्क पेपर बनाना सिखाएगा। वर्क पेपर भाई यूट्यूब में इतने पड़े, वर्क पेपर में कुछ बड़ा बात नहीं है। प्लानिंग एंड क्लोजर कोई नहीं बताता है, प्लान एंड क्लोज कैसे करता है प्रैक्टिकली, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ड्राफ्टिंग वो सब चीज
क्लोज कैसे करना है, कोई पार्टनर के पास जाएगा वो चीज, पार्टनर से भी रिव्यू करवाना है तुमको, तो बहुत काम है। तो क्लोजर में सब कुछ आ जाता है, हम दिखा देते हैं ये सब स्टेप्स, तो बोलने में इजी रहेगा किसी को भी। ये सब चीज बताएंगे तो बहुत खुशी हो जाएगा, समझे। साई लक्ष्मी का तो हस्बैंड ही करते हैं सब चीज, क्या साई लक्ष्मी को तो पता ही है क्या। हाँ जी साई लक्ष्मी, हाँ जी साई लक्ष्मी, सुन रहे हैं। इसमें देखिए हाँ ये चीज सबसे जरूरी है। ये आपका हो गया, आपको पूछा, ये तो आपने बता दिया कि ये प्लानिंग कैसे होता है। हाउ विल यू स्टार्ट, हाउ विल यू क्लोज एन ऑडिट, अगर पूछ लिया तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ विल यू क्लोज, हाउ विल यू क्लोज एन ऑडिट, हाउ विल यू क्लोज ऑडिट, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोज कैसे करेंगे, क्या क्या चीज बोला था, एक रिपीट करेंगे, क्या क्या चाहिए इसमें। क्लोज में क्या क्या पॉइंट आएगा, स्टार्ट कर दिए। और एग्जीक्यूशन में क्या क्या चीज आता है, वर्क पेपर होता है। एग्जीक्यूशन कोई बोलेगा हाउ विल यू एग्जीक्यूट एन ऑडिट, 3 स्टेज ही होता है, याद रखना। ऑडिट में 3 ही स्टेज होता है, हमेशा याद रखिएगा कोई इंसान। इसमें वर्क पेपर बनता है आपका, वर्क पेपर्स एंड, और क्या होता है, प्रिपेयर होता है, एंड फील्ड वर्क होता है। फील्ड वर्क होता है, फील्ड वर्क में आपका कुछ वेरिफिकेशन वगैरह का काम हो गया, सैंपल चेकिंग हो गया, सैंपल चेक्स हो गया, ये सब हो गया आपका, ठीक है। क्लोज में क्या क्या चीज आएगा बताइए जल्दी जल्दी, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया तो क्या बताएंगे, क्लोज कैसे करेंगे जल्दी, मनीष। ऑडिट रिपोर्ट बनाएंगे, आरओ रिपोर्टिंग, बैलेंस शीट में करते रहेंगे। आरओ रिपोर्टिंग होगा, शेड्यूल 3 होगा, शेड्यूल 3 डिस्क्लोजर्स। ये फील्ड वर्क में ही बोल सकते हैं, थोड़ा बहुत जो होता है। फाइनलाइजेशन ऑफ, फाइनलाइजेशन, फाइनलाइजेशन का स्पेलिंग क्या है, फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स, फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट, बीएलएन सीट, पीएनएल, जो भी अरंगा है ये सबको फाइनलाइज करेंगे। फाइनलाइज, कोई ऑब्जर्वेशन होगा कम्युनिकेट करके उसको भी रेडी करवाएंगे, कोई ऑब्जर्वेशन से ऑडिटर का। डिलीवरेबल्स भी इसी में आते हैं ना। हाँ डिलीवरेबल्स में आ गई सब आपका, डिलीवरेबल्स बोलते हैं इसको। तो ऑब्जर्वेशन जो भी है ऑफ द ऑडिटर, वो मैनेजमेंट को बताएंगे, वो मैनेजमेंट को, टेल टू द मैनेजमेंट एंड आस्क टू करेक्ट, एंड आस्क टू करेक्ट, ठीक है। ठीक है ये हो गया, ठीक है। और क्या, ये सब ही आएगा आपका। फिर रिव्यू होगा, पार्टनर रिव्यू होगा सारा वर्क पेपर्स का, ऑफ ऑल वर्क पेपर्स। तो ज्यादा करके एपी भी होता है, हम इसको एपी भी बोल सकते हैं। इसमें एपी होगा, एनालिटिकल रिव्यू होगा एट द क्लोजर स्टेज, ठीक है। तो ये सब चीज है। फिर पार्टनर रिव्यू होगा, तो ये सब चीज आपको बोलना है, ये सब चीज जो भी आपका पार्टनर है, तो ये सब रिव्यू कराएंगे, फिर कंप्लीट करेंगे। फिर प्रिंटिंग फाइलिंग होगा, वो सब नहीं दिख रहा है कि फाइल होगा, स्टैम्प में पड़ेगा, स्टैम्प मारेंगे, क्लाइंट को ऑडिट देंगे, साइन फाइल। कराएंगे। ज्यादा करके कोई बताता है, हम लोग जांच में जाके प्रिंट मारते हैं, प्रिंट करके स्टैम्प मरवा के हम देते हैं, वो वाला काम बता देता है। भोजन बताया भी है। क्लोज में क्या करते हैं, हम ऑडिट रिपोर्ट का प्रिंट मारता है, प्रिंट मार के स्टैम्प कराता है, स्टैम्प साइन करा के साइन कराता है वो। भोजन बताया नहीं, उसको ये सब चीज बताना है ज्यादा करके। ये सब चीज आपका रिव्यू रिव्यू वाला काम है, फिर आपका फाइनल वाइल करता है, फिर जो भी है ये सब चीज आपको उसको बताना है, खुशी हो जाएगा। ये सब ये बता देगा नहीं, ये सब पूछेगा कभी ना कभी। आपको स्टार्ट पूछ लिया, या तो एग्जीक्यूट पूछ लिया, है तो आप क्लोज पूछ लिया। एग्जीक्यूट ज्यादा करके, ये पहले का जमाना में स्टार्ट जो पूछता था वो एम लेवल को पूछता था, आजकल है वो सीए फ्रेशर को पूछने लग गया। क्योंकि क्वेश्चन था क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए स्टार्ट, क्योंकि स्टार्ट कोई नहीं बता पाएगा और एंड भी कोई नहीं बता पाएगा। सब जो नहीं वर्क पेपर वाला गेम खेलता है, तो वर्क पेपर थोड़ा बहुत बता देगा। ये चीज आप बताएगा तो आपका इंप्रेशन क्रिएट हो जाएगा उसके बारे में कि आपको स्टार्ट भी आता है, एग्जीक्यूटिव करना आता है, क्लोज भी करना आता है। खुशी हो गई होगी, ठीक है। तो ये सब चीज आपको एकदम बताना है। फार्मा क्लाइंट क्या है, वो क्या है, यूएस गैप इंडिया में क्या डिफरेंस है, वही चैट ऑडिट मैंने सारा दे दिया भाई एक्सेल सीट में, कुछ छूटने का है ही नहीं, ठीक है। तो ये सब कंप्लीट करिए, बस यही है। आई थिंक जो भी सुना है ना अभी, इसको कंप्लीट करिए। मेरे हिसाब से मनीष मात्र आपको पता चल गया आप कहाँ पर गलती कर रहा था ना। प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, क्लोजर, ऑडिट, अमेंडमेंट्स, मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा अब यहाँ से। मेरे हिसाब से आपको कहाँ पर गलती हुआ था आपको पता चल गया, कहाँ पर गलती हुआ था, यस सर। कहाँ पर गलती हो रहा था। फ्लो नहीं पता था आपको, नॉर्मल सर पोस्चर में। फ्लो भी नहीं पता था, फ्लो भी पता चल गया आपको, है ना। क्योंकि यू गॉट द हम्म। फ्लो ऑल्सो, कहाँ पर है, फ्लो भी पता चल गया आपको।
कि ये ज्यादा कहीं आएगा, स्टार्ट, एंडिंग, क्लोजिंग, ये सब पूछ सकता है कभी ना कभी किसी को। फ्रॉड पता चल गया, फ्रॉड कंट्रोल क्या होता है। और कोई क्वेश्चन है जहां पर दिक्कत आ रहा है? दे कैन टेल मी। कोई क्वेश्चन है जहां पर मैं, कोई भी क्वेश्चन, जितिन थॉमस, एनी क्वेश्चन यू आर फेसिंग डिफिकल्टीज सर वी आर टू कैन आर डिस्कस। प्रोसेस डिस्कस करिए ना। R2R अभी बहुत आर टू बड़ा आर टॉपिक है। R2R नहीं पूछता है, तो मतलब टाइम पास मत करना। ये आपको ICFR इंटरनल ऑडिट में पूछता है, तो R2R आप छोड़ सकता है। आप ये जो P2P और ये क्या बोलता है, P2P O2C और H2R, बस इसमें माथा लगाना है। R2R का क्वेश्चन चाहिए तो इधर में है भाई। R2R चाहिए क्या तुमको? ये देखो, सब कुछ दे के नहीं है रखे हैं। सर, क्या बात नहीं करते हैं है। भाई, हम लोग के पास जिंदगी में सब कुछ मिलता है यहाँ पर। मैं ये देखिए, R2R कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। ये देखिए, कहाँ पर तो दिया था हमने, बस यही है। है। अभी ये देखिए R2R, दिख रहा है, सब है। कुछ नहीं छोड़े। R2R में ये सभी जर्नल एंट्री वगैरह पूछता है ज्यादा करके। इंटरनल ऑडिट में नहीं पूछता ज्यादा करके R2R। और बताइए, सब कुछ है। सिर्फ एक्सेल सीट में जाएंगे ना, आपको कोई भी चीज नहीं मिलेगा, ऊपर नहीं मिले, खोजना पड़ेगा बस। हम भी जानबूझ कर, ताकि कोई शेयर भी करते तो उसको भी मेहनत करना पड़े। इतना थोड़ी आसान करेंगे भाई। और एग्जाम्पल ऑफ सर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में क्या देना होता है, मतलब कब कब डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना पड़ता है, डिस्क्लेमर तो आप एग्जाम्पल्स बोलते के हो हिसाब ऑडिट कॉपरेट नहीं कर रहा है, क्लाइंट इज नॉट कॉपरेटिंग विद यू, द क्लाइंट इज नॉट कॉपरेटिंग, नॉट गिविंग यू द डेटा, नथिंग इज, तब डिस्क्लेमर देंगे। इज नॉट कॉपरेटिंग, नॉट गिविंग डेटा ऑन टाइम, नथिंग। आप बोला फिजिकल वेरिफिकेशन इज नॉट हेल्पिंग यू आउट, इज पुटिंग अ सिग्निफिकेंट लिमिटेशन ऑन ऑडिट। और ये भी हम लिखवाया है, पता है, ये भी है आपको, ये भी मिल जाएगा इसमें। ये भी है। एक मिनट, खोजने से सब मिलेगा। डिलॉयट यूएसआई में लिखवाया था हमने, इधर आई गेस इधर में लिखवाया था ये, इधर में। मेरा यहाँ पर सब कुछ ही है, इसका एग्जांपल नहीं लिखवाया, पर एग्जांपल्स यही हो गया। क्लाइंट नॉट गिविंग डेटा, क्लाइंट नॉट cooperating with data, providing with data, appropriate data, sufficient appropriate data, evidence, data। और कोई क्वेश्चन? ये एक्सेल सीट से ही मोटा मोटी पूछेगा, घुमा फिरा कर कुछ भी करके। एक्सेल सीट आपका बाइबल है भाई, यहाँ से कुछ ऊपर नीचे आएगा नहीं। एक दो क्वेश्चन तो कुछ भी पूछ ही सकता है, पर आपका 96% ये एक्सेल सीट पे ही आएगा। आपको कैसे भी करके कंप्लीट करना है, कुछ भी नहीं छोड़े, एक एक इंच नहीं छोड़ना है। एक्सेल सीट का थोड़ा इधर भी जाके देख लीजिएगा, इधर भी हो जाता है कोई कोई जगह। तो ऐसे नहीं कि छोटा सा एक्सेल सीट, तो इधर उधर देख लीजिएगा। और कुछ, कोई क्वेश्चन? जितिन थॉमस, एनी क्वेश्चन? What is the weak No, sir. area you're feeling? I think now you're comfortable, na? You know all the answers, right? Comparatively Yeah, but comfortable. my presentation skills are not that good. That is what I'm lacking. I mean, I'm getting nervous if the questions asked. That's the issue with me. Because nervous Like you're happening, nervousness. because nervousness is a common thing you're happening because you're not। अभी देखिए, मान के चलिए अभी आपको बाइक चलाना आता है, पर उसके लिए आपने साइकिल सीखा होगा, राइट? राइड राइड अ बाइक यू नीड टू हैव अ साइकिल। अब किसको साइकिल नहीं चलाया, उसको बाइक दे देगा तो भाई उसको तो टेंशन हो गई ऑलमोस्ट। तो यू आर नॉट पिक एंड नॉट डूइंग एनफ प्रैक्टिस। तो इफ यू कम एंड प्रैक्टिस, अब आपको प्रैक्टिस चाहिए। द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर यू स्पीक, द बेटर इट इज। और आपका नॉलेज वाइज मेरे को नहीं लगता कोई चीज होगा, वो तो धीरे धीरे इम्प्रूव हो ही जाएगा। प्रैक्टिस हमारे पास आई, हम आपको सवाल पूछेगा, आप जवाब दीजिए, ज्यादा जवाब देंगे उतना जल्दी होगा आपको। प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। और कोई सवाल सवाल रिलेटेड कोई भी चीज को लेके, कोई वीकनेस दिख रहा है कोई को, कोई भी चीज को लेके? Your communication skill is also first class, so communication is not a problem with you. Okay, it's just that you don't have that much of practice। और कंटेंट तो आपको कंटेंट वही, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, क्लोजर, ये सब आपको आना चाहिए। दिलीप, हाँ जी दिलीप। एंड प्लीज अप्लाई नाउ, अप्लाई इज वेरी इंपॉर्टेंट जो भी है। दिलीप, साई लक्ष्मी, एनी एरिया दैट यू नीड टू मेक, हरिनाथ, एनी एरिया दैट आर फेसिंग डिफिकल्टीज? कोई एरिया बताइए, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी एरिया बोलिए। तो आ रहा है, पर वो सर मतलब इंटरव्यू क्लियर का बस ये दिक्कत है। इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। समझ तो आ देखो,
तो आपने डीप नॉलेज देगा ना एग्जीक्यूशन प्लानिंग ये सब चीज का, और थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए बोलना क्या है, ठीक है। तो आप एक बार ये कर लिया ना, पढ़ो एक्सेल शीट पढ़ो, मैं बोलूंगा 3-4 घंटा खुद को MS टीम में खुद को ही क्वेश्चन पूछो, एक 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 बना के, और खुद प्रैक्टिस करो, जितना ज्यादा हो जाएगा। मैं और प्रैक्टिस करा दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आपको 2-4 सवाल पूछूंगा और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मेन अभी आपका मेन मकसद ये रहना चाहिए आपका केस में, आप कॉल लेके आओ, कॉल लेके आओ CA फर्म्स का, यहाँ से मेल करो, मेल 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 खेलो, कॉल लेके आओ वैसे भी करके। आपका P2P और आपका पढ़ाई में क्या क्या बाकी रह गया, P2P O2C R2R H2R वो सब कंप्लीट हो गया आपका, IFC टेस्टिंग IFCR टेस्टिंग सब कुछ हो गया आपका ना। अगर ऑडिट ओपिनियन एक्सेल सीट कोर गो थ्रू करो, जितना हो सके इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, क्यों नहीं होगा भाई, आप लोग एग्जाम क्लियर कर दिया CA फाइनल वाला, इंटरव्यू क्लियर कौन सा बड़ा एग्जाम, इतना बड़ा बड़ा इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, सब हो जाता है, समझे। मेल आईडी चेंज कर लीजिए अगर रिजेक्ट हो गया तो, क्या है कुछ ना कुछ करके तो हो ही जाएगा, ठीक है। मेन चीज है छोटा छोटा जगह से स्टार्ट करिए, CA फर्म से स्टार्ट करिए, और कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। तो वो भी एक है कि वो तो भाई CA फर्म से स्टार्ट कर सकते हैं ना, CA फर्म से दीजिए, प्रैक्टिस करिए, मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आंसर जब बोल रहे हैं तो पूरा 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 आंसर बोलना है, ठीक है। और कोई डाउट किसी का? नहीं, हरिनाथ। और आइए हम डाउट्स प्रैक्टिस, आपको 2-4 सवाल पूछेगा, आपको पता चल जाएगा। हाँ बोलिए हरिनाथ। यस। सर सेकंड राउंड से कोई उम्मीद है? हाँ, सेकंड राउंड कम शॉर्ट आता है, लिस्ट। देखिए सेकंड राउंड में कम आता है, पर फर्स्ट देख लीजिए मेरी आप कुछ। खराब आई थी बहुत। हाँ, हरिनाथ कुछ बोल रहे थे, बोलिए। sir, to give audit report हाँ opinions, what is meant by हाँ pervasive? हाँ, परवेसिव। Pervasive, yes sir. परवेसिव का मतलब वो हो गया आपका कि वो ऑडिट में मटेरियल भी है, परवेसिव भी है, मतलब फैला वाला है, मतलब बहुत बड़ा गलती कर दिया आपने। एक होता है छोटा मोटा गलती किया, एक होता है बहुत बड़ा गलती कर दिया कि आपको एडवर्स ही देना पड़ेगा रिपोर्ट, तो बहुत बड़ा उसमें करके रखती है। एक होता है नॉट परवेसिव, मतलब है नॉट परवेसिव पूरा, ऐसा नहीं कि मतलब बहुत बिजनेस को इम्पैक्ट कर दिया, मतलब बिग मेजर मिस्टेक, समझ में आया। One परवेसिव more मतलब thing, वही sir. होता है। How to find related party transactions, sir. हाउ टू Find related party transactions. वो तो आप देखो, मान के चलो आपका आपने ऑडिट किया रेड्डी एंड सन्स, डॉक्टर रेड्डी, तो देख लो भाई जो रिलेटेड पार्टी वो रेड्डी रेड्डी है क्या, वो भी रेड्डी है, आप भी रेड्डी है, तो रिलेटेड पार्टी हो गया ना अपने आप ही। उसका देख लो पहले तो सरनेम से मिलाओ कि वो रिलेटेड पार्टी है कि नहीं है। थॉमस है तो आपने किया थॉमस का, कोई थॉमस एंड कुक्स, ठीक, थॉमस थॉमस को याद है क्या। अब देखो अपने टाइटल से पहले मिलाने का कोशिश करो, रिलेटेड पार्टी वैसे ही निकलते ज्यादा करके, तो रिलेटेड है ना, रिलेशन में है। और आप थोड़ा पार्टी को भी देखो, पार्टी का नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन देखो, और हमेशा जब ऑडिट में बोलेगा ना कि डेटर में क्या चेक करेगा, टॉप 10 डेटर, टॉप 10 क्रेडिटर्स, टॉप 10 कस्टमर्स, टॉप 10 खेलना है, ये सैम्पलिंग में भी टॉप 10 ये चीज आना चाहिए। और से बात करिए वो उससे, उससे पता चल जाएगा रिलेटेड है कि नहीं है, आर यू रिलेटेड विद ईच अदर, पता चल जाता है। और कुछ एक होता है ना रिलेटेड पार्टी का सेक्शन होता है ना, सेक्शन 188 कंपनीज एक्ट का, तो वो भी पढ़ लीजिए। कंपनी ऑडिट में तो आपको डायरेक्टर इतना परसेंट से ऊपर होल्ड करता है तो रिलेटेड पार्टी हो गया वो एक और भी गो थ्रू करना पड़ता है, सेक्शन 188 है, पूछ लेता है कोई। और कोई डाउट? देखिए नॉलेज वाइज आप लोग के सबके पास नॉलेज है, और बस अब कॉन्फिडेंस आप लोग को लाना पड़ेगा और अप्लाई करना है। और रिजेक्ट तो देखिए, रिजेक्शन से मत डरिए, रिजेक्शन से कभी मत डरिए, रिजेक्शन ऐसे ही होते रहता है, अगर वो रिजेक्ट करते हैं दूसरी जगह सिलेक्ट हो जाएगी। अप्लाई करते रहिए, रिजेक्ट हो गए अब मेल आईडी चेंज करिए, फिर अप्लाई करिए, वैसे करके। नॉलेज वाइज आई डोंट थिंक सो, मेरा यहाँ पर मैं आज जो कर लिया और अच्छे से सुना है, नॉलेज वाइज यू आर फुल्ली इक्विप्ड। 2-4 क्वेश्चन सबको नहीं आता है, मोटा मोटी अपने 60-70% वो इंटरव्यू निकाल ही देगा। मतलब टेक्निकल वाइज आई डोंट थिंक सो देयर इज अ प्रॉब्लम विद एनीवन, इतना नहीं प्रॉब्लम होगा, पढ़ा है तो नहीं हो, एक्सेल सीट पढ़ लेते तो हो ही नहीं सकता है, समझ रहे ना। पर यह है कि आप बोलना आप कॉन्फिडेंस के साथ है, बोलने में दिक्कत होता है सबसे ज्यादा। और कोई? नहीं, ठीक है, 4 मिनट और है मेरे पास। दिलीप, हाँ जी दिलीप, दिलीप, ठीक है, 4 मिनट है, 1-2 क्वेश्चन आप और पूछ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आप लोग इसको एंड करेगा, फीडबैक दे दीजिएगा, ठीक है। व्हाट आर द प्रोसीजर्स, व्हाई डू वी कैलकुलेट द परफॉर्मेंस मेटेरियलिटी, दिलीप? Performance materiality is calculated because not to harass client at last point of time. So performance materiality is the materiality
level less than overall materiality. It is generally calculated as 50 to 75% of the overall materiality. अभी आपने जो आंसर का स्टाइल बोला इसमें क्या गलती था मनीष, बात तो बताइए। कन्विक्शन नहीं था आंसर में, बहुत सारे पॉजिटिव हाँ थे, हाँ, बहुत सारे पॉजिटिव थे। पर ना जब आंसर बोला तब इधर देख रहा था, उधर देख रहा था, इधर देख रहा था, उधर देख रहा था। आप इंटरव्यूअर को क्या दे रहे हैं, आपको इंटरेस्ट नहीं है प्रोफाइल को लेके, समझ रहे हैं? ये चीज होता क्यों है, लैक ऑफ प्रैक्टिस, यही चीज है। ये सब चीज देख रहा है भाई, आंसर कोई नहीं देख रहा है, आपको पता है? वो ये सभी चीज देख रहा है, आप इधर देख रहा था, उधर देख रहा था, ये देख रहा था, उधर देख रहा था, ये देख समझ रहे हैं? ये चीज को इम्प्रूव करना है। समझ, आंसर बाद में बात है, ये सब चीज पहले देखेगा, ठीक है? ये चीज नॉर्मल होता है, ये चीज हम लोग ध्यान नहीं देता, पर ये चीज है जो आप आंसर बोला आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड इन द फेस देख के बोलना है आंसर। तो डिफिकल्ट होता है, आई कैन अंडरस्टैंड, जो कभी बात नहीं किया, ये चीज ही आपको इंप्रूव करना है। समझ गए ना गलती क्या पर हो रहा है? आपको समझ में आया? हरिनाथ नेटी कोई भी कोई भी पूछ रहा है, ये चीज आपको नोट करना है कि आपको उसको आंख के आंख सामने देख के बोलना है, ठीक है? आई होप जो यूट्यूब पे भी देखेगा वो सब समझेगा बात को कि भाई क्वेश्चन का आंसर मिलने से कोई क्लियर नहीं किया आज तक, बोलना किस तरीका से उससे क्लियर करेगा। दैट इज द थिंग। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, हाउ विल यू चेक ट्रेड रिसीवेबल्स? दिलीप स्ट्रेट बोलिए, देख के बोलिए एकदम। हाँ Sir, first of all, we check the balances in the financial statement, and then we compare it with the last year. Also calculate ratio as compared to the sales. आप जब And बोल रहे हैं, देखिए आप गलती क्या कर रहे हैं, देखिए तो आप जब बोल रहे हैं आप ऐसे करके बोल रहे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे करके आराम से बोलिए और आंख में आंख डाल के बोलिए, आपको शर्म लग रहा है थोड़ा, ये चीज आपको इंप्रूव करना है। आंसर देखिए सबको पता है भाई, 19-20 आंसर से कोई मतलब नहीं है, लोग आपको चाहिए कम्युनिकेशन स्किल और देख रहे हैं आप किस तरह से पर्सनैलिटी डेवलप कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना? दिस इज व्हाट मेरा बारीकी में ध्यान देता हूँ। तो मुंह के सामने बोलना ये चीज बहुत जरूरी है, दूर में बोलने में फायदा नहीं है। अभी आपको सामने बोलते हैं आप इसको इंप्रूव करेगा, समझ रहे हैं ना? फोन करके बोलेंगे नहीं इंप्रूव करेगा। समझ रहे हैं ना? मुंह के सामने बोला आज नेक्स्ट टाइम से आपका इंप्रूवमेंट अपने आप आएगा, ये चीज को लेके, ठीक है? तो एक बार आंख में आंख डाल के आंसर को बोलिए, हाउ विल यू चेक ट्रेड रिसीवेबल्स? नॉलेज सबके पास एक first of जैसे ही all, है। हाँ हाँ, we check the balances in the financial statement, and then we compare it with the last year balances. Also check the ratio as compared to turnover, and then make a data hedging analysis, and also get confirmation from few of the top debtors. बेटर था, अब बेटर था, अब आप हिला नहीं, इधर नहीं देखा, वो नहीं देखा, इट वाज बेटर नाउ, ठीक है? ये चीज है मेंटरशिप का फायदा। नाउ यू बिकम बेटर, आई नो नाउ व्हाट मिस्टेक यू मेड, राइट? ये चीज है आपको, अब आप अच्छा से दिया आंसर, आंसर का प्रॉब्लम नहीं है आपका, आप जो इधर उधर देख रहा था इसको इंप्रूव करना है बस। समझ में आएगा? ठीक है, कल और आप ले लेगा आप लोग टाइम में, ठीक है? फीडबैक जरूर दीजिएगा ग्रुप पे, 100% आप लोग अच्छा करेगा। कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनैलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, बता रहा है, वो चीज इंप्रूव करे, कोई रोक नहीं सकता आपको नौकरी से अपने से, ठीक है? थैंक यू सो मच। तो कोट ले लीजिए सब, कोट पहन के आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है? ओके, ठीक।